चलिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जिसन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए भैया, बता देते हैं कि आप लोगों के लिए सेंट्रल में मतलब कह सकते हैं आप लोगों की केंद्र सरकार में आप लोगों के लिए अच्छी भर्ती निकल के आ रही है, जो कि नाम है कि आपका डीडीए। क्या आपका डीडीए की वैकेंसी निकल के आ रही है। इसके अंतर्गत आप लोग अलग अलग पोस्ट निकाले गए हैं। नायब तहसीलदार की निकाली गई हैं, पटवारी की निकाली गई हैं, आपकी एमटीएस की भी निकाली गई हैं इसमें, और अलग अलग कह सकते हैं कि जेएसए की निकाली गई है, आपकी एएसओ की निकाली गई, अलग अलग प्रकार की आपकी पोस्ट निकाली गई हैं। और टोटल जो निकाली गई हैं आपकी, टोटल निकाली गई हैं आपकी 1700 कितने यहाँ पर दिख जाएगा 32 पोस्ट निकाली गई हैं। और इसमें 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, चलिएगा। तो आपको बता दूं किसी में मात्र एक पेपर, किसी में एक पेपर से आपको पूरा क्वालिफाई है। दो आपको दो, किसी में दो स्टेज हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में आपको एक स्टेज रहने वाला और ज्यादा कुछ भी नहीं है इस पर जिसका हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हाँ, हो सकता है काफी लोगों ने वीडियो बना दिया, थोड़ा मैं लेट बनाऊं, लेकिन ऑलरेडी मैंने वीडियोस के लिए बना दी थी। ठीक है, लेकिन आप सोचे कि इसका पूरा बढ़िया से आप लोग फॉर्म डालना स्टार्ट भी हो चुके होंगे और आप लोग कई लोगों ने फॉर्म डाल भी दिया होगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप लोग के साथ डिस्कस करना है, किस प्रकार फॉर्म डालना है, कैसे डालना है, कौन नहीं डाल सकता, और कैसे कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये सब चीजें जरूरी है, आपकी तैयारी कहाँ से करना, उन सबकी मैं गाइडेंस आपको देता हूँ। चलिए आइए, तो हम आज पूरे जो 93 की पीडीएफ है, जो मतलब कह सकते हैं 101 की जो पीडीएफ आपकी पूरी, हम लोग से क्या अच्छे तरीके से क्या करने वाले हैं, तो उसे देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, कितने क्या पोस्ट है, क्या रहने वाली तमाम चीजों को हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये तमाम चीजों को हम देखने वाले। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग तैयारी करनी है तो चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या आपका, तो चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके डीडीएम चले जाइएगा। डीडीएम जाएंगे तो वहां पर आपको तमाम प्रकार के इसके कोर्सेज दिख जाएंगे। सबसे मेन कहा जाए कि इसका तो नायब तहसीलदार का बहुत ही आपके ऐप की क्लास चल रही है, और याद रखिए ऐप की क्लास भी ओनली आपको मिल जाएगी। इसके अलावा पूरा कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएंगे, चाहे आपके नायब तहसीलदार, पटवारी का ले लीजिए, चाहे आपको एमटीएस का, लीगल असिस्टेंट, डीडीए स्टेनोग्राफर, एएसओ, और आपका जूनियर आपका भी जेएसए पे मिल जाएगा। लेकिन जो मोस्ट जो फेवरेट रहता है लोगों को, बच्चों का, वो नायब तहसीलदार और पटवारी रहता है। ठीक है, तो कोई भी आप बैच इनमें से चुन सकते हैं। ठीक है, आइए अब मैं चलता हूँ, वो कहाँ है आपको, वो ले चलता हूं आपको इस पीडीएफ में, जिसमें पीडीएफ में बताया जा रहा है कि आप लोगों का फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुका है। तो आपका फॉर्म 6 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, यानी आपके परसों से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और आपको कब तक भरा जाएगा, अगले महीने की कब तक भरा जाएगा, आपका 5 तारीख तक भरा जाएगा, मतलब कहा जाए ओवरऑल तो 1 महीने फॉर्म चलेगा। और इसमें जो बताया जा रहा है कि जो भैया जो एग्जाम इसका कब होगा आपका, तो आपको बताया दिसंबर और जनवरी, मतलब आपको मान के चलिए दिसंबर लास्ट तक मान के चलिए होगा। ठीक है, जनवरी भी पहुंच सकता है। ठीक है, आगे आए, इसमें अलग अलग प्रकार की आपको पोस्टें देखने को मिल जाएंगी, आपको अलग अलग प्रकार की पोस्टें देखने को मिल जाएंगी, जिसमें बात करें हम जैसे, ठीक है, जैसे डिप्टी डायरेक्टर, ठीक, आपके असिस्टेंट डायरेक्टर, और बात किया जाए जो फेवरेट वाक़ा जो लीगल असिस्टेंट, ठीक है, आपका प्रोग्रामर, और आपका नायब तहसीलदार। ठीक है, आधा किसका, आपका नायब तहसीलदार। सिर्फ आपको इसमें डिग्री चाहिए 50% होनी चाहिए, बस हो गया आपका। ठीक है, उसी प्रकार आपका जूनियर ट्रांसलेटर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, सर्वेयर, और आपका पटवारी, इस प्रकार के आपको अलग अलग प्रकार के कुल मिला के आप कितने पोस्ट देखने को यहाँ मिल जाएंगे। तो टोटल आप भर्ती आपको 1732 दिख जाएगी। ठीक है, क्या क्या रहेगा पूरी चीज आपको बताने से बेहतर है मैं आपको एक शॉर्ट में पूरी तमाम चीजें बता देता हूँ। ठीक है, आइए इस शॉर्ट में बता देता हूँ। एक एक चीज आपको बताई जाएगी, एक एक चीज बताई जाएगी, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत समस्या ना जाए। ठीक है, बात क्लियर होती जा रही है। ठीक बच्चों, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो महत्वपूर्ण तिथियां कौन सी है आपकी, तो ये थोड़ा ये महत्वपूर्ण तिथियों को नजर डालते हैं यहाँ। ठीक, तो सबसे पहले ये आपकी 6 अक्टूबर है। क्या आपका 6 अक्टूबर जैसे फॉर्म शुरू होगा। अंतिम कब है आपकी, तो आपकी अगले महीने 5 तारीख को है। पहला कब पेपर होगा आपका फर्स्ट स्टेज का, तो दिसंबर या कि जनवरी के बीच में। सेकंड का भी अनाउंस नहीं किया गया। ठीक है, अभी डीडी वेबसाइट में रजिस्टर किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए। पात्रता और शर्तें क्या है आपकी, तो आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देख लेंगे, तो आयु सीमा पोस्ट के अनुसार भिन्न भिन्न है। ठीक है, जैसे बात किया जाए जैसे कि 40 वर्ष डीडी और 21 से 30 वर्ष जेई के लिए रहने वाले। ठीक है, आयु में छूट किस प्रकार दी जाएगी आपको, तो याद रखिएगा SC ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, ठीक है, यहाँ पर 10 साल, ठीक है,
PWD-BD में 10 साल, SC/ST में 15 साल और OBC में 13 साल और विभागीय लोगों को 5 साल और भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल इस प्रकार दी जाएगी। ठीक है, अब शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है? तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर इस प्रकार रहेगी। तो प्रत्येक पद के लिए एक पैरा निर्धारित किया गया। योग्यता आप कब तक चाहिए? तो आपको 5/11 के पहले घोषित होना चाहिए। ठीक, नागरिकता आपको पता ऑलरेडी इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आइए, आवेदन प्रक्रिया देख लीजिए। ठीक, तो केवल आवेदन कहां से होगा आपका? तो DDA के ऑफिशियल साइट से होगा। आवेदन शुल्क कितना लिया जा रहा है आपसे यहां से? तो लिया जा रहा है कुछ इस प्रकार, UR OBC AWS से 2500 रुपये, कितना आपका 2500 रुपये, और बाकी PWD SC/ST के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, महिलाओं के लिए 1500। ठीक है, जबकि इन लोगों की वापस हो सकती है, लेकिन आप लोगों की UR OBC की फीस वापस नहीं होगी। ठीक है, चले आगे। चयन परीक्षा किस प्रकार होगा आपका? तो यहाँ परीक्षा की योजना प्रकार क्या रहेगा आपका? तो एकल चरण CBT प्लस साक्षात्कार किसमें होगा आपका? DD AD में, मिनिस्टर में रहेगा। सिंगल स्टेज किसमें रहेगा आपका? सिंगल स्टेज रहेगा इसमें, तो आपको रहने वाला है लीगल असिस्टेंट, JEE, SO, सर्वेयर और पटवारी और MTS में रहने वाला। ठीक है, 2 स्टेज चरण किसमें रहेंगे? क्या रखिएगा? CBT प्लस आपको टाइपिंग रहने वाली, JR ट्रांसलेटर में CBT यहाँ भी रहने वाली है। ठीक है, समझिएगा अच्छे से। परीक्षा के अंदर क्या रहने वाला आपका? ओनली प्राथमिकता कहाँ दी जाएगी? दिल्ली NCR में। ठीक है, न्यूनतम अंक क्या रहेगा CBT का? तो इस प्रकार रहने वाला है। और याद रखिएगा, गलत उत्तर के लिए 1/3 की कटौती रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, चलिए आगे आइए, अब थोड़ा पदों का विवरण देख लेते हैं। ये पदों का विवरण है आपका। ठीक है, जिसमें डायरेक्टर के 11वें लेवल पर कौन से कोर्स रहने वाली है? तो ये रहने वाली है आपकी। ठीक है, जिसमें आर्किटेक्ट का आपके 8 पद है, जिसमें आपको क्या चाहिए? ठीक है, देख लीजिए, और 5 वर्ष का अनुभव चाहिए, और वहीं पर क्या चाहिए आपको? इसमें 6 वर्ष का। ठीक ना, आगे आए। इसके बाद नियोजन में, मंत्री से आर्किटेक्ट में, इन सब में ये चाहिए आपको अनुभव। ठीक, ये सब ग्रुप A लेवल की जॉब है। ठीक है, इसमें 104 पद है सिविल के, आपको इतना चाहिए। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा BTech भी मान रहेगा, और आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 67 पद, जो कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिप्लोमा BTech भी मान रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो अन्य पद आप कौन से ग्रुप B और C की बात कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुप B और C में आपके ये पद रहने वाले। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, जूनियर सेक्रेटरिस्ट की, JSA की, आप लोगों की 199 पद हैं आपके। इसमें 12वीं पास चाहिए। ठीक है, और टाइपिंग चाहिए आपके 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। पटवारी के 79 पद, इसमें सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए। MTS के 10वीं पास या ITI, और माली के भी 10वीं पास में से चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आपके ग्रुप B की जॉब रहने वाली है। ठीक, विकलांगता के लिए क्या करेंगे, और अन्य श्रेणी क्या क्या रहेगा आपका? तो ये इस प्रकार रहने वाला। ठीक है, चलिए, तो ये आपका इस प्रकार ये तमाम चीजें रहेंगी। ठीक है, अब कुछ और इसमें चीजें निकल के आती हैं कि DDA भर्ती के आवेदन कब शुरू होंगे, कब से प्राप्त होंगे, मतलब ये आपके इतना अंतिम तारीख रहेगी। ठीक है, अगला, प्रत्येक गलत उत्तर के कितना दंड निर्धारित किया, पेनाल्टी कितनी दी जाएगी? तो उस प्रश्न के लिए आपको क्या है? आवंटन 1/3 काटा जाएगा। ठीक है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA पद के लिए आयु सीमा क्या रहेगी आपकी? तो आयु सीमा रहेगी आपकी 18 से 27 साल। ठीक है, पटवारी पद के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगी आपकी? तो आपकी किसी मान्यता प्रस्ताव स्नातक होना चाहिए। ठीक है, UR OBC NCL के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क कितना होगा आपका? तो आपका 2500, जो कि वापिस नहीं होगी। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA पद के लिए अंग्रेजी भाषा में कितना टाइपिंग चाहिए आपको? तो 35, हिंदी में 30। DDA भर्ती 2025 के लिए OBC नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र किस तिथि सीमा के बीच जारी किया जाना चाहिए? तो आपका 1/4/2025 से 5/11/2025 के बीच दोनों तिथियां शामिल रहेंगे। ठीक है,
ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र डैश वर्ष की आय पीछे आधारित होना चाहिए आपका, तो 2024 और 25। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी पर पद के लिए स्किल टेस्ट में डिटेक्शन की गति क्या होगी, तो आपकी 80 शब्द प्रति मिनट। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए अंग्रेजी ट्रांसक्रिप्शन का समय क्या है आपका, तो 50 मिनट का कंप्यूटर पर। और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए हिंदी ट्रांसक्रिप्शन का समय क्या रहेगा आपका, तो 65 मिनट कंप्यूटर पर। डीडीएम परीक्षा में यूआर श्रेणी के लिए न्यूनतम अंक क्या क्या रहेगा, मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, तो 40%। SC/ST के लिए क्या रहेगी आपका, 30%। और आपका ओबीसी के लिए 35। जूनियर इंजीनियर के सिविल पद के लिए आयु सीमा क्या रहेगी आपकी, तो 18 से 27। माली पद के लिए आयु क्या रहेगी आपकी, तो 18 से 25। किस पद के लिए टाइपिंग टेस्ट में हिंदी माध्यम चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए मंगल फॉन्ट और आपका रोमिंगन और गैलकी कीबोर्ड का लेआउट का उपयोग किया जाएगा, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी और आपका जीएसए के लिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवारों को वेब कैम मोबाइल डिवाइस से संबंधित फोटो कैप्चर अपलोड करना होगा, ठीक है, तो लाइव आपको। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए जाने वाले हस्ताक्षर का प्रारूप आकार सीमा क्या रहेगा आपका, तो कुछ ऐसा आपका 10 से 20 के भी। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे करना होगा, उसे ऐसे आवेदनों सभी पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा और प्रत्येक आवेदन के अलग अलग शुल्क देना पड़ेगा। जेएसए और कंप्यूटर पदों के लिए कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा की प्रकृति क्या है आपकी, तो यह अनिवार्य लेकिन क्वालिफाइंग रहेगी, ठीक है। पटवारी पद के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा कुल अवधि क्या है आपकी, 2 घंटे, आपका 2 घंटे 15 मिनट। और एमटीएस नॉन मिनिस्ट्रियल पद के लिए सीवीडी परीक्षा कुल कितने प्रश्न होंगे आपके, तो 120 प्रश्न होंगे। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जैसे की कुल रिक्तियां की जो अंग्रेजी और क्या रहेगी आपकी, तो आपका रहेगा इतना इतना, ठीक है। लीगल असिस्टेंट पद के लिए कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो 3 वर्ष का। सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर पद के लिए इनवर्स शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास, तो किसी माता प्लस संस्थान से कृषि या बागवानी या वानिकी में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। नायब तहसीलदार पद के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों के साथ डिग्री की आवश्यक है, तो 50 अंक या उससे अधिक हो सकती है, ठीक है। आरक्षण किस पर मिलेगा, 40%। स्क्राइब में 20 मिनट। डीडी परीक्षा केंद्र कहाँ होगा आपका, तो दिल्ली में। ऑनलाइन भर्ती समय उम्मीदवारों को विवरण नहीं बदल सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, नहीं बदल सकते हैं। आप लोग देखते जाइए, बाकी जिसके जो काम में हो देख लें। ठीक है, बाकी पूरा नोटिफिकेशन की चर्चा हम एक एक ही चीज से करते हैं, ठीक है। पूरा अब मैं सोच रहा हूँ कि पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे दिया जाए आप लोगों के लिए, डीडी के लिए। आइए सुनिए यहाँ से।
नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे हाथ लगा है दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए का ताज़ा भर्ती नोटिफिकेशन 2025 का। ये उन सब के लिए बड़ी खबर है जो दिल्ली में सरकारी नौकरी का सपना देख रही हैं, वो भी डीडीए जैसे बड़े इदारे में। बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। विज्ञापन संख्या 09/2025 रेक्ट सेल्पर्स डीडीए अपने आप में एक पूरा पिटारा है जिसमें अलग अलग लेवल और फील्ड्स की नौकरियां हैं। आज हम इसी 93 पेज के दस्तावेज को खंगाल कर थोड़ी काम की बातें निकालेंगे ताकि सुनने वालों को पता चले कि उनके लिए इसमें क्या खास है। हाँ, 93 पेज पढ़ना तो सबके बस की बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टाइमलाइन क्या है, कब से कब तक का मौका है? देखो, वक्त कम है। ऑनलाइन अप्लाई करने का सिलसिला 6 अक्टूबर 2025 सुबह 10 बजे से शुरू हो रहा है। 6 अक्टूबर, ठीक है। और फॉर्म भरने और फीस जमा करने का आखिरी दिन वो है 5 नवंबर 2025 शाम 6 बजे तक। अच्छा, यानी पूरा 1 महीना है लगभग। हाँ, करीब 1 महीना। और जो पहला एग्जाम है, स्टेज 1 जिसे कह रहे हैं, वो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में हो सकता है। अगर किसी पोस्ट में दूसरा स्टेज भी है तो उसकी तारीख डीडीए अपनी वेबसाइट www.dda.gov.in पर बाद में बताएगा। याद रखें, ये सारी तारीखें टेंटेटिव हैं, मतलब अंदाजन हैं, तो वेबसाइट चेक करते रहना जरूरी है। बिल्कुल। यानी अक्टूबर में फॉर्म भरना शुरू करना है और नवंबर की शुरुआत तक निपटा लेना है। ठीक है। अब सबसे दिलचस्प बात, नौकरियां कौन-कौन सी हैं? क्या ये सब एक जैसी हैं या कुछ अलग-अलग तरह के काम हैं? नहीं, बहुत वैरायटी है। मोटे तौर पर ग्रुप ए, बी और सी में बांटा गया है। अच्छा। ग्रुप ए में ऊंचे पद हैं, जैसे डिप्टी डायरेक्टर लेवल के। आर्किटेक्चर में, पब्लिक रिलेशंस में, प्लानिंग में ये लेवल 11 की नौकरियां हैं। लेवल 11 मतलब काफी सीनियर पोजीशंस। हाँ। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर के पद भी हैं प्लानिंग और आर्किटेक्चर में, जो लेवल 10 के हैं। एक खास बात इसमें यह है कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मतलब AEE सिविल, उसकी भर्ती सीधे यूपीएससी की इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा ESC 2024 की मेरिट लिस्ट से होगी। ओह, तो डीडीए इसके लिए अलग एग्जाम नहीं लेगा? नहीं, सिविल AEE के लिए नहीं। अच्छा, तो सीनियर लेवल पर प्लानिंग और डिजाइन वाले रोल्स हैं। और ग्रुप बी और सी में क्या है? ये शायद ज्यादा लोगों के लिए होंगे। बिल्कुल। ग्रुप बी में भी कई तरह के पद हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्टेरियल है, ये लेवल 8 का है। फिर लीगल असिस्टेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, ये सब लेवल 7 के हैं। और फिर लेवल 6-7 के पद जैसे प्रोग्रामर, जूनियर इंजीनियर, सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों। जूनियर इंजीनियर, इसकी काफी डिमांड रहती है। हाँ, बिल्कुल। फिर सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर भी है, यानी बागवानी वाले, नायब तहसीलदार और जूनियर ट्रांसलेटर भी हैं लेवल 6 में। जूनियर इंजीनियर और हॉर्टिकल्चर, ये तो फील्ड जॉब्स लग रहे हैं। हाँ, इनमें फील्ड वर्क रहेगा काफी। और ग्रुप सी, इसमें तो अक्सर ज्यादा वैकेंसीज होती हैं। हाँ, ग्रुप सी में जमीनी स्तर के कई पद हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है, सर्वेयर है, ये लेवल 5 के हैं। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड D लेवल 4, पटवारी लेवल 3 और सबसे ज्यादा चर्चित जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी JSA, ये लेवल 2 का है। JSA की तो बहुत बात होती है। हाँ, और फिर माली लेवल 1 और MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल 1 भी हैं। तो देखिए रेंज कितनी बड़ी है। टॉप लेवल प्लानिंग से लेकर फील्ड वर्क और ऑफिस सपोर्ट तक सब कुछ है। सही में हर तरह के स्किल और क्वालिफिकेशन वालों के लिए कुछ ना कुछ लग रहा है। लेकिन क्वालिफिकेशन और उम्र की शर्तें भी तो अलग अलग होंगी। जैसे JSA और डिप्यूटी डायरेक्टर के लिए एक जैसी तो नहीं होंगी। जाहिर है, बिल्कुल अलग अलग हैं। हर पोस्ट के लिए पढ़ाई लिखाई की ज़रूरतें अलग हैं। कहीं डिप्लोमा चाहिए, कहीं डिग्री, कहीं मास्टर्स डिग्री। कुछ पोस्ट में तजुर्बा भी मांगा गया है। अच्छा, अनुभव भी चाहिए कुछ में। हाँ, खासकर सीनियर पोस्ट में। और उम्र की सीमा भी पोस्ट के हिसाब से अलग है। ज़्यादातर में 18-27 साल या 18-30 साल है, पर कुछ सीनियर पोस्ट के लिए 35 या 40 साल तक भी है। ये सब नोटिफिकेशन के पैरा 1 में डिटेल में दिया है। कोई एक दो उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री और उम्र 18-27 साल। वहीं डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्ट्स के लिए आर्किटेक्चर में मास्टर्स डिग्री, साथ में 5 साल का अनुभव और उम्र 40 साल तक। अच्छा खासा फर्क है। बिल्कुल। JSA के लिए बस 12वीं पास और टाइपिंग स्पीड चाहिए, उम्र 18-27 साल। माली के लिए 10वीं पास, उम्र 18-25 साल।
और एमटीएस के लिए 10वीं या आईटीआई पास, उम्र 18-27 साल। ठीक है, तो अप्लाई करने से पहले ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। और वैकेंसीज कितनी हैं? कुछ अंदाज़ा दे सकते हैं कि किन पदों पर ज़्यादा मौके हैं? कुल मिलाकर सैकड़ों वैकेंसियां। कुछ बड़े नंबर देखें तो एमटीएस के 745 पद हैं। 745, ये तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये काफी बड़ी संख्या है। माली के 282, जेएसए के 199 पद, जूनियर इंजीनियर सिविल के 104, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक मैक के 67, सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के 75, पटवारी के 79 और स्टेनो ग्रेड डी के 44 पद हैं। जूनियर इंजीनियर के भी 100 से ज़्यादा पद हैं सिविल में। हाँ, सीनियर पोस्ट में भी ठीक ठाक संख्या है, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग में 19 पद हैं। हर पोस्ट में जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण का ब्यौरा भी दिया है। और ये संख्या बदल भी सकती है। हाँ, डीडीए ने लिखा है कि ये नंबर उनकी जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा हो सकते हैं। 745 एमटीएस पद, ये तो काफी बड़ी संख्या है। अच्छा, अब आते हैं अप्लाई करने के तरीके पर। क्या ये मुश्किल प्रोसेस है? आजकल ऑनलाइन फॉर्म में कई झंझट होते हैं। प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है। डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in के जरिए ही अप्लाई करना है। ओके। वेबसाइट पर जॉब्स एंड इंटर्नशिप सेक्शन में जाकर फिर व्यू ऑल, फिर लेटेस्ट जॉब्स और वहां डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 लिंक ढूंढना होगा। कोई ऑफलाइन फॉर्म या ईमेल से भेजा आवेदन नहीं चलेगा, साफ लिखा है। अच्छा, ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त क्या-क्या चीजें हाथ में रखनी चाहिए? पहले से तैयारी करके बैठें तो बेहतर है। बिल्कुल, कुछ चीजें पहले से तैयार रखें तो आसानी होगी। सबसे जरूरी एक चालू ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। हाँ, ये तो हर जगह चाहिए होता है। और ये भर्ती पूरी होने तक बंद ना हो, क्योंकि सारी बातचीत, सारे अपडेट्स इसी पर आएंगे। फिर अपने जरूरी कागजात स्कैन करके तैयार रखें, जैसे जन्म तारीख के सबूत के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अपने पढ़ाई के सर्टिफिकेट और मार्कशीट जिन पर रिजल्ट की तारीख साफ लिखी हो। अगर तजुर्बा जरूरी है तो उसका सर्टिफिकेट, और अगर आरक्षण का फायदा लेना है तो जाति या श्रेणी का सर्टिफिकेट। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, जो भी लागू हो। ठीक है, ये सब स्कैन करके रखना है। मैंने नोटिफिकेशन में लाइव फोटो कैप्चर करने की बात भी देखी थी। ये क्या चीज़ है? थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, ये थोड़ा नया और ध्यान देने वाला पॉइंट है। फॉर्म भरते समय आपको अपने कंप्यूटर के वेबकैम या मोबाइल से अपनी लाइव फोटो खींच के अपलोड करनी होगी। वहीं के वहीं? हाँ, उसी टाइम। इसके लिए अच्छी रोशनी में, सादे बैकग्राउंड के सामने, सीधे कैमरे में देखते हुए फोटो लेनी है। टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहनना है उस वक्त। ये शायद फ्रॉड रोकने के लिए किया जा रहा है। हो सकता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, साथ ही अपने साइन की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी। जेपीजी फॉर्मेट में, साइज 10 से 20 केबी के बीच और डायमेंशन लगभग 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचा। अच्छा, सिग्नेचर पहले से स्कैन करके रखना होगा। ये लाइव फोटो वाला पॉइंट तो नोट करने लायक है। खैर, फीस कितनी है? सरकारी नौकरी की फीस आजकल काफी ज्यादा होती है। हाँ, फीस थोड़ी ज्यादा है। जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2500 रुपए है। 2500 रुपए? हाँ, और ये नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं मिलेगी। लेकिन पीडब्ल्यूबीडी, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, सभी महिला उम्मीदवार और एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए फीस 1500 रुपए है। अच्छा, इनके लिए काम है थोड़ी। हाँ, और ये फीस रिफंडेबल भी है, पर शर्त यह है कि उम्मीदवार को एग्जाम देना होगा। मतलब एग्जाम में बैठना जरूरी है? बिल्कुल। एग्जाम देने के बाद बैंक चार्ज काटकर बाकी रकम उसी अकाउंट में वापस आ जाएगी जो फॉर्म में भरा था। पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड से होगा। नेट बैंकिंग, कार्ड, यूपीआई वगैरह, कैश या डिमांड ड्राफ्ट नहीं चलेगा। फीस तो वाकई काफी है, खासकर जनरल कैटेगरी के लिए। अच्छा, आरक्षण की बात आपने की, इसमें कोई पेच तो नहीं? अक्सर सर्टिफिकेट को लेकर कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इस पर ध्यान देना चाहिए। आरक्षण का फायदा लेने के लिए जो भी सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, वो सरकार के बताए फॉर्मेट में होना चाहिए। और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख यानी 5 नवंबर 2025 से पहले का बना होना चाहिए। कट ऑफ डेट ये है, यानी बाद का बना हुआ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। खासकर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, वो तो 1 अप्रैल 2025 से 5 नवंबर 2025 के बीच का ही बना होना चाहिए। अच्छा, इसका पीरियड भी फिक्स है? हाँ, और वो भी केंद्र सरकार वाले फॉर्मेट में होना चाहिए। एनेक्सर 1 दिया है नोटिफिकेशन में। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी इसी पीरियड का हो, 1 अप्रैल 2025 से 5 नवंबर 2025 के बीच का, और वो 2024-25 की आय पर आधारित हो और 2025-26 के लिए वैलिड हो। इसका फॉर्मेट एनेक्सर 3 में है।
और SCST? SGST सर्टिफिकेट 5 नवंबर 2025 या उससे पहले का बना होना चाहिए। फॉर्मेट एनेक्सर 2 में है। तो अगर सर्टिफिकेट सही फॉर्मेट या सही तारीख का नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकती है, बाद में उम्मीदवारी रद्द भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सर्टिफिकेट्स पहले से तैयार रखें और सही फॉर्मेट में हो। और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए क्या खास इंतजाम है? नोटिफिकेशन में साफ बताया गया है कि कौन सी पोस्ट किस तरह की दिव्यांगता के लिए ठीक है। उनके लिए कुछ खास सुविधाएं भी हैं, जैसे स्क्राइब यानी लिखने में मदद करने वाला साथी। हाँ। ये सुविधा उन लोगों को मिलेगी जिन्हें दिखाई नहीं देता, जिनके दोनों हाथ काम नहीं करते या जिन्हें सेरेब्रल पाल्सी है। कुछ और PWBD उम्मीदवार भी डॉक्टर के सर्टिफिकेट एनेक्स्चर 4 फॉर्मेट के आधार पर यह सुविधा ले सकते हैं। और स्क्राइब कौन देगा? खुद लाना होगा? नहीं, अगर उम्मीदवार फॉर्म में बताएगा कि उसे स्क्राइब चाहिए तो DDA खुद स्क्राइब का इंतजाम करेगा। अच्छा, ये ठीक है। दूसरी सुविधा है एक्स्ट्रा टाइम। जिन्हें स्क्राइब की सुविधा मिल रही है या जो योग्य हैं पर ले नहीं रहे, उन्हें एग्जाम में हर घंटे के लिए 20 मिनट ज्यादा मिलेंगे। यानी अगर 2 घंटे का पेपर है तो 40 मिनट एक्स्ट्रा। हाँ बिल्कुल। और तीसरी चीज, टाइपिंग टेस्ट में छूट। जो PWBD उम्मीदवार परमानेंटली टाइपिंग नहीं कर सकते, वे मेडिकल सर्टिफिकेट एनेक्स्चर 6 फॉर्मेट देकर टाइपिंग टेस्ट से छूट पा सकते हैं, अगर पोस्ट के लिए टाइपिंग जरूरी है तो। ये तो अच्छी बात है कि PWD उम्मीदवारों का ध्यान रखा गया है। अब आते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी पर। नागरिकता और उम्र सीमा के बारे में क्या खास नियम है? उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, यह तो बेसिक है। नेपाल, भूटान के नागरिक या कुछ और श्रेणी के लोग भी पात्र हो सकते हैं, अगर उनके पास भारत सरकार का जरूरी पात्रता प्रमाण पत्र है तो। ठीक है। और उम्र सीमा हर पोस्ट के लिए अलग है, जैसा आपने पहले बात की। वो नोटिफिकेशन के पैरा 1 में देखनी होगी। ऊपरी उम्र सीमा में छूट नियमों के मुताबिक मिलेगी। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 से 15 साल, उनकी कैटेगरी के हिसाब से। सरकारी कर्मचारी जो DDA में हैं या केंद्र सरकार में हैं और एक्स सर्विसमैन, उनके लिए भी नियमों के अनुसार छूट है। हाँ। उम्र की गिनती 5 नवंबर 2025 को की जाएगी, यानी लास्ट डेट पर। और उम्र का प्रूफ क्या माना जाएगा? सिर्फ 10वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, उसी पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही फाइनल होगी, कोई और डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। ओके। और पढ़ाई लिखाई यानी क्वालिफिकेशन के बारे में कोई ऐसी बात जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं? सबसे जरूरी बात, और ये मैं दोबारा कह रहा हूं, जो भी डिग्री, डिप्लोमा या तजुर्बा चाहिए वो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख यानी 5 नवंबर 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए। मतलब रिजल्ट आ जाना चाहिए उस तारीख या तक। रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका हो। हाँ। सिर्फ एग्जाम दे देना या रिजल्ट का इंतजार करना काफी नहीं है। सर्टिफिकेट पर डेट होनी चाहिए। ठीक है। और अगर तजुर्बा मांगा है तो वो आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होने के बाद का ही गिना जाएगा, पढ़ाई के दौरान वाला या इंटर्नशिप वगैरह नहीं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कई लोग आखिरी साल में अप्लाई कर देते हैं और फिर दिक्कत होती है। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ये कैसे होगा? क्या सबका एक ही जैसा एग्जाम होगा? नहीं, सिलेक्शन का तरीका पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। काफी वैरायटी है इसमें भी। कुछ सीनियर पोस्ट हैं जैसे डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इनमें पहले एक ऑनलाइन एग्जाम CBT होगा, फिर इंटरव्यू भी होगा? हाँ, लेकिन इंटरव्यू सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। मतलब उसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ पास करना जरूरी है। मेरिट सिर्फ CBT के नंबरों से बनेगी। अच्छा, ये क्लियर है। और बाकी पोस्ट्स? कई सारी पोस्ट में सिर्फ एक ही ऑनलाइन एग्जाम होगा, CBT। इसी के नंबरों से सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे लीगल असिस्टेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, JE सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, नायब तहसीलदार, ASO, सर्वेयर, माली, MTS। इन सब में सिर्फ एक CBT। यानी इनके लिए इंटरव्यू नहीं है? नहीं, इनके लिए नहीं। फिर जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 2 स्टेज हैं। पहला ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, दूसरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें ट्रांसलेशन और निबंध लिखना होगा। ठीक। स्टेनोग्राफर ग्रेड D के लिए CBT के बाद स्किल टेस्ट होगा, स्टेनो का और टाइपिंग का। ये क्वालिफाइंग होगा, नंबर नहीं जोड़ेंगे। JSA के लिए भी CBT के बाद क्वालिफाइंग टाइपिंग टेस्ट होगा। पटवारी के लिए एक ही CBT है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट्स कई सारे हैं, थोड़ा अलग पैटर्न है। और AE का तो UPSC से है ही। हाँ, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की भर्ती UPSC इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा ESE 2024 की लिस्ट से होगी। उसके लिए DDA अलग से कुछ नहीं कर रहा है। समझ गई। ज्यादातर में CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसका पैटर्न कैसा होगा? मतलब किस तरह के सवाल आएंगे? ज्यादातर पोस्ट के CBT में 2 हिस्से होंगे, पार्ट I और पार्ट 2। पार्ट I जो है वो पोस्ट से जुड़े टेक्निकल या स्पेशलाइज सब्जेक्ट का होगा, जैसे आर्किटेक्चर वालों से आर्किटेक्चर के सवाल, सिविल इंजीनियर से सिविल इंजीनियरिंग के, लीगल असिस्टेंट से कानून के सवाल वगैरह।
मतलब डोमेन नॉलेज। हाँ, डोमेन नॉलेज। और पार्ट 2 जनरल होगा। इसमें आमतौर पर रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज के सवाल होंगे। ये तो लगभग सभी सरकारी एग्जाम्स में होता है। हाँ, ये एक कॉमन पैटर्न है। किस पोस्ट के लिए किस सेक्शन से कितने सवाल आएंगे और कितने नंबर का पेपर होगा, ये सब डिटेल नोटिफिकेशन के पैरा 9 में दी गई है, पोस्ट वाइज। और क्या गलत जवाब देने पर नंबर कटेंगे, ये जानना बहुत जरूरी होता है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, साफ लिखा है। हर गलत जवाब के लिए उस सवाल के जितने नंबर हैं उसका 1/3 काट लिया जाएगा। 1/3 मतलब 3 गलत जवाब पर 1 सही सवाल के नंबर गए। बिल्कुल। तो तुक्केबाजी महंगी पड़ सकती है, सवाल छोड़ने पर कोई नंबर नहीं कटेगा। ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, एक्यूरेसी जरूरी है। और पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर लाने होंगे, कोई मिनिमम कट ऑफ है? हाँ, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए गए हैं। जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 40% नंबर लाने जरूरी हैं। SC ST के लिए ये 30% है और OBC EWS के लिए 35% है। ये ओवरऑल स्कोर का है? हाँ, ओवरऑल। DDA चाहे तो PWBD और एक्स सर्विसमैन को इसमें और छूट दे सकता है। एक और बात, कुछ पोस्ट जैसे स्टेनो, पटवारी, JSA में कंप्यूटर वाला सेक्शन सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब उसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, बस उसमें पास होना जरूरी है, मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। अच्छा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे? क्या दिल्ली में ही होगा सारा, या बाहर भी हो सकता है? नोटिफिकेशन कहता है कि एग्जाम मुख्य तौर पर दिल्ली NCR में ही होंगे, लेकिन अगर किसी पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो DDA कुछ और शहरों में भी सेंटर बना सकता है, ये उनके ऊपर है। तो मतलब ज्यादा उम्मीद दिल्ली NCR की ही रखें। हाँ, मान के चलिए। और एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, डाक से आएगा? नहीं, एडमिट कार्ड सिर्फ ऑनलाइन मिलेंगे, DDA की वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे। डाक से भेजने का कोई सिस्टम नहीं है। कब तक आएंगे एडमिट कार्ड? एग्जाम से करीब 2 हफ्ते पहले वेबसाइट पर एप्लीकेशन स्टेटस पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म स्वीकार हुआ है या नहीं, और एग्जाम से लगभग 3 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो वेबसाइट रेगुलर चेक करनी होगी। ठीक है। अब वो जरूरी बात, एग्जाम हॉल में जाने के नियम, ये काफी सख्त होते हैं आजकल। क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं, और ये ड्रेस कोड वाला क्या मामला है? हाँ, ये नियम काफी सख्त हैं और इनका पालन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एंट्री ही नहीं मिलेगी। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, पेजर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, यहां तक कि नॉर्मल कलाई घड़ी भी अलाउड नहीं है। घड़ी भी नहीं? टाइम कैसे देखेंगे? शायद हॉल में लगी होगी या कंप्यूटर स्क्रीन पर। वॉलेट, बेल्ट, चाबियां, किताबें, कोई भी मेटल की चीज जैसे अंगूठी, कड़ा, कान की बाली, नाक की पिन वगैरह सब बैन है। बाप रे, तो लेकर क्या जाना है? आप सिर्फ अपना एडमिट कार्ड और एक ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ जैसे आधार, वोटर ID, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, बस। पेन पेंसिल? वो भी वहीं दिए जाएंगे, लिखा है। अच्छा, और कपड़ों का ये ड्रेस कोड क्या है? ड्रेस कोड भी है। पूरी बाजू के कपड़े या बड़े बटन वाले कपड़े नहीं पहनने हैं। फुल स्लीव्स नहीं? नहीं, जूते भी अलाउड नहीं है, शायद तलाशी में आसानी के लिए। जूते भी नहीं? तो क्या पहन कर जाएं? आधी बाजू के कपड़े और खुली उंगलियों वाले सैंडल या चप्पल पहनने को कहा गया है। अगर लंबे बाल हैं तो उन्हें बांधना होगा। सिर पर स्कार्फ भी मना है। स्कार्फ भी मना है? हाँ, हालांकि धार्मिक कारणों से पहनने वालों के लिए शायद छूट हो, पर ये सेंटर पर ही पता चलेगा। बेहतर है नियमों का पालन करें। पूरी लिस्ट नोटिफिकेशन के एनेक्स्चर 11 में है, उसे जरूर पढ़ लें। बाप रे, ये तो एग्जाम देने जाने से पहले ही एक और परीक्षा है, तैयारी करके जाना होगा इन सब चीजों की भी। खैर, कोई और जरूरी बात जो उम्मीदवारों को पता होनी चाहिए? कुछ छूट तो नहीं गया? हाँ, 2-3 बातें और हैं जो जरूरी हैं। पहली, जो लोग सेलेक्ट होंगे उन्हें ज्वाइनिंग के समय 2 लाख रुपए का सियोरिटी बॉन्ड भरना होगा। 2 लाख का बॉन्ड? ये क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर आप ज्वाइन करने के बाद 3 साल की सर्विस पूरी करने से पहले नौकरी छोड़ते हैं, जिसमें 2 साल का प्रोबेशन और 1 साल कंफर्म सर्विस शामिल है, तो ये 2 लाख रुपए जब्त हो जाएंगे। मतलब DDA रख लेगा। अच्छा, ये शायद इसलिए ताकि लोग ट्रेनिंग लेकर जल्दी नौकरी ना छोड़ें। हाँ बिल्कुल, ये आजकल कई सरकारी और PSU नौकरियों में हो रहा है। दूसरी बात, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा। इस दौरान आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी और ट्रेनिंग वगैरह होगी। परमानेंट उसके बाद ही होंगे। ये तो स्टैंडर्ड है। हाँ, और अगर कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरने में या कोई सवाल है तो DDA की वेबसाइट पर हेल्प डेस्क टैब है। एक टोल फ्री नंबर +91 735 39 4884 भी दिया है मदद के लिए। ठीक है, हेल्प डेस्क है मतलब। और सबसे अहम, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होते हैं, तो धोखाधड़ी करने वालों और नकली वेबसाइटों से सावधान रहें। सारी सही जानकारी और अप्लाई करने का लिंक सिर्फ DDA की ऑफिशियल वेबसाइट
www.dda.gov.in पर ही मिलेगा। किसी और लिंक पर भरोसा ना करें। ये बहुत ज़रूरी सलाह है, सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर ही यकीन करें। ये श्योरिटी बॉन्ड वाली बात थोड़ी चौंकाने वाली है, पर शायद सरकारी नौकरियों में ये आम हो रहा है। अब सिलेबस पर आते हैं। नोटिफिकेशन में तो पन्ने के पन्ने भरे हैं सिलेबस से। आपने बताया 93 पेज का है, उसमें से काफ़ी सिलेबस ही होगा। हाँ, पेज 36 से 84 तक करीब 50 पेज तो सिलेबस ही है। डिटेल्ड है काफ़ी। क्या आप इसका सार बता सकते हैं? मतलब मोटे तौर पर क्या पढ़ना है? हाँ बिल्कुल, देखिए सिलेबस वाकई बहुत लंबा चौड़ा है और हर पोस्ट के लिए अलग है। मोटे तौर पर समझें तो जो टेक्निकल पोस्ट हैं जैसे आर्किटेक्चर, प्लानिंग, इंजीनियरिंग, उनके लिए उनके कोर सब्जेक्ट्स पर जोर है, जैसे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, अर्बन प्लानिंग थियरी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग कोड्स, एनवायरमेंटल प्लानिंग, लैंडस्केप, GIS, CAD सॉफ्टवेयर्स वगैरह। मतलब BR या बीटेक डिप्लोमा का पूरा सिलेबस? लगभग हाँ। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल के लिए मैनेजमेंट के सिद्धांत, बिजनेस एथिक्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, HR मैनेजमेंट जैसे टॉपिक हैं। थोड़ा MBA टाइप का सिलेबस है। अच्छा। जो फील्ड पोस्ट है जैसे पटवारी, उसके लिए जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी इंग्लिश भाषा के अलावा दिल्ली के लैंड एक्ट्स, लैंड रिकॉर्ड्स, म्यूटेशन, दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट, DDA एक्ट और कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान जरूरी है। ये थोड़ा हटके है। हाँ, पटवारी के लिए लोकल कानून जरूरी होंगे। बिल्कुल। जूनियर इंजीनियर के लिए उनकी ब्रांच सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का पूरा टेक्निकल सिलेबस है। और जैसा हमने पहले कहा, लगभग सभी पोस्ट के पार्ट 2 में रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल हैं, इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज तो है ही। तो तैयारी तो काफी करनी पड़ेगी। हाँ, सिलेबस वास्ट है। हमारी सलाह यही है कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका डिटेल्ड सिलेबस नोटिफिकेशन से जरूर देखें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाएं। तो ये थी DDA भर्ती 2025 की कहानी। मोटे तौर पर वाकई एक बड़ा मौका लग रहा है, खासकर दिल्ली और आसपास के लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी चाहते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, दिल्ली शहर के विकास में सीधे तौर पर शामिल होने का मौका है। और जिस तरह अलग अलग लेवल और स्किल सेट के लोगों की भर्ती हो रही है, इंजीनियर, प्लानर, आर्किटेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, फील्ड स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, उससे लगता है DDA आने वाले समय के लिए अपनी टीम को काफी मजबूत कर रहा है। शायद कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हों। सही कहा, सोचने वाली बात है। तो जो भी उम्मीदवार इसे सुन रहे हैं, हमारी सलाह है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सही पोस्ट चुनें, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, खासकर वो सर्टिफिकेट्स, और टाइम से अप्लाई कर दें। लास्ट डेट का इंतजार ना करें। बिल्कुल, और तैयारी में जुट जाएं। कंपटीशन अच्छा खासा होगा, खासकर पॉपुलर पोस्ट के लिए। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि जो लोग इस भर्ती प्रक्रिया से चुने जाएंगे वे आने वाले सालों में दिल्ली को कैसे बदलेंगे। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग और रोजमर्रा की जिंदगी पर उनका क्या असर होगा। शायद ये सिर्फ एक नौकरी से बढ़कर हो सकता है, एक जिम्मेदारी भी। बिल्कुल। इस विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। सभी उम्मीदवारों को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।